हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वास्तुसर्जन के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको क्या क्या बताया था, याद करने की कोशिश करिए। मैंने आपको बताया था मूलदाब का प्रदर्शन कैसे किया जाता है और मुंज की परिकल्पना जो मैंने थी बायो में आपकी है वो मैंने आपको बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाष्पोत्सर्जन के बारे में। तो वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, तो इसका अगर हम मतलब देखें तो वाष्पोत्सर्जन क्या लिखा है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन। समझ में आ रहा है, वाष्प का उत्सर्जन मतलब क्या हो गया, वाष्पोत्सर्जन। अब ये होता क्या है, पौधों के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के रूप में उड़ने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या होता है, फिर से सुनिए। पौधों में के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के रूप में उड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन में मुख्य 3 भाग जो है आते हैं। पहला भाग कौन सा है, पौधों के 3 भागों में वाष्पोत्सर्जन होता है। पहला है रंध्र द्वारा, दूसरा है उपत्वचा द्वारा और तीसरा क्या है, वात रंध्र द्वारा। ठीक है, तो 3 भाग आते हैं पौधों के जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पहला लिखिए, पहली हेडिंग डाल दीजिए आप। पहली हेडिंग डालेंगे रंध्र द्वारा, तो लिखिए नीचे, पत्तियों, हरे तनों तथा कुछ रूपांतरित तनों की सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों द्वारा वायु का आवागमन होता है जिससे श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिलती है। यहाँ मैंने O2 लिखा है, आप लिखेंगे ऑक्सीजन, O2 आप नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन मिलती है। वायु के संपर्क में जल का वाष्पीकरण होता है। वाष्पोत्सर्जन का लगभग 90% भाप जो है वो 90% भाग कहाँ से होता है, पौधों में जो पत्तियाँ होती हैं उनकी रंध्रों द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। कितना होता है, 90%। ठीक है, फिर से समझेंगे। पत्तियों, हरे तनों तथा कुछ रूपांतरित तनों की सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों द्वारा वायु का आवागमन होता है जिसे श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिलती है। वायु के संपर्क में जल का वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का लगभग 90% भाग कहाँ से होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी हेडिंग आप डालेंगे। यार ये मार्कर पता नहीं क्या हो गया इसको, चलिए नहीं रहा। दूसरा हेडिंग डालेंगे उपत्वचा द्वारा। पौधों का बाहरी भाग व पत्तियां उपत्वचा द्वारा ढके होते हैं। बाहरी भाग और जो पत्तियां होती है वो किसके द्वारा ढके होते हैं बच्चों, उपत्वचा द्वारा ढके होते हैं, जिनके द्वारा वाष्पीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, किसके द्वारा हो रही है, पौधों का जो बाहरी भाग है और पत्तियां उपत्वचा द्वारा ढके होते हैं, इन्हीं उपत्वचाओं के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। चलिए तीसरा हेडिंग डालेंगे, वात रंध्रों द्वारा। वृक्षों के तनों व शाखाओं पर छाल में बीच में छोटे छोटे वात रंध्र होते हैं, इनसे भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, अब ये है एक पत्ती की संरचना। जो पत्ती होती है, अरे यार चेंज करना पड़ेगा मार्कर, चलो कोई नहीं। जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर जो संरचना होती है वो किस तरीके से होती है, ये आप ध्यान से देखिए। छोटे छोटे आपने छिद्र, बहुत ध्यान से देखना, कभी पत्ती लेना उसमें ऊपर और नीचे देखोगे तो हल्का छोटा छोटा छेद होता है, हल्के महीन महीन से, तो वही उसी की संरचना है। तो उसमें देखिए क्या क्या होता है, ये बीच में जो खाली स्थान है इसको क्या कहते हैं, रिक्तिका। ये क्या है, छिद्र, मतलब वही रिक्तिका। ये है केंद्रक और ये वाला है हरित लवक, जिसके वजह से पत्तियाँ हरी होती हैं। यही जो हरित लवक है ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। ये है लवक, सॉरी हरित लवक, ये है रिक्तिका। यहाँ पे जो स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान, ये जो ये देख रहे हो ये क्या है, रिक्तिका है। और बाह्य त्वचा, ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये है बाह्य त्वचा, इसका नाम क्या है, छिद्र। ठीक है बच्चों, ये आप इसमें चित्र बना लीजिए क्योंकि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है वाष्पोत्सर्जन, और आपकी किताब में मेंशन भी कर रखा है। तो वाष्पोत्सर्जन एक बार फिर से समझते हैं। पौधों के वायवीय भागों से पानी का भाप के रूप में उड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आई होप आप लोग को पूरी परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करिए, पूरे जितना भी मैंने आपको यहाँ पर लिखाया हुआ है अच्छे से आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करिए।
वाष्पोत्सर्जन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसका महत्व क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पौधों और जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। ये जो अगला चैप्टर है वो आपका रहेगा। अभी इसमें हम जो वाष्पोत्सर्जन है उसको प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता क्यों है, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं कि जो वाष्पोत्सर्जन का महत्व है वो क्या है, पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है, या फिर आप दोनों हेडिंग डाल सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। चाहे तो आपसे पूछ लेगा कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व बताइए, या फिर आपसे पूछ लेगा कि वाष्पोत्सर्जन का पौधे में क्या आवश्यकता होती है। ये आपसे हेडिंग बना के पूछ सकता है, क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। इसलिए आपसे जो दोनों तरीके से आप प्रिपेयर रहिए और टेंशन मत लो, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ आपके साथ। चलो मैं आपको आइडिया बताती रहूँगी कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो देखो, लिखेंगे पौधों में वाष्पोत्सर्जन का निम्नलिखित महत्व है। पहला नंबर लिखेंगे पौधों में तापक्रम का नियमन। जैसे मतलब क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, आप देखे होंगे गर्मियों में हमें कितनी गर्मी लगती है, लेकिन जैसे हम लोग जीव हैं वैसे पौधे भी तो हैं, उनको भी तो होता होगा, टेम्परेचर का एहसास होता होगा कि नहीं होता होगा, होता होगा। तो क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की जब प्रक्रिया होती है तो उनके जो शरीर का टेम्परेचर, उनके जो पौधे का टेम्परेचर है बाहर के वातावरण से जो कंपैरिजन होता है, उसकी तुलना में क्या करते हैं, वो पौधों के जो शरीर होता है उनका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया जिसमें मैंने आपको बताया हमारे शरीर में गर्मियों में पसीना क्यों होता है, सर्दियों में पसीना क्यों नहीं होता। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा, आप उसको जाकर देखें और उसको सीखें कैसे होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ बॉडी में जो हो रहा है, आपके आसपास की चीज़ें जो हो रही हैं वो कैसे हो रही है, उसका रीज़न तो हमें मालूम होना चाहिए ना बच्चों। चलो देखो, तो पौधों में तापक्रम का नियमन ये किसके द्वारा होता है, किस क्रिया के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा लिखेंगे हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन। पौधे के जैसे हमारे बॉडी में पसीने के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी से कुछ ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो हानिकारक होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, है ना। तो उसके बाद जैसे पौधा हमारे में होता है वैसे पौधों में भी होता है, क्या होता है, हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन। कैसे होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। चलो देखो, तीसरा नंबर डाल दीजिएगा आवश्यकता से अधिक अवशोषित जल को पादप से बाहर निकालना। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में होगा ये वाला पॉइंट। जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग भी कई बार ज़्यादा पानी पी लेते हैं ना, तो ऐसे पौधे में भी होता है, कई बार ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो बाहर कैसे आता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा आता है, ठीक है। और पानी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, पौधा सड़ जाएगा, इसलिए वो सड़े नहीं, इसलिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है। चौथा देखो, खनिज लवणों का अवशोषण। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से खनिज लवणों का उसकी जो जैसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाया गया है, लेकिन क्या होता है कि कई बार जो खनिज लवण है वो उसकी पूरी शरीर में ऑब्जर्व हो जाए, इसलिए वाष्पोत्सर्जन आवश्यक है एक पौधे के लिए, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्यों है, क्यों आवश्यकता है वाष्पोत्सर्जन की एक पौधे के अंदर। अब हम पढ़ लेते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आपसे कई बार वाष्पोत्सर्जन पूछेगा, कई बार अलग से क्वेश्चन बना देता है कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आपको उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, आना चाहिए, है ना। तो हम ऐसा तैयारी करेंगे ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना छूटे। चलो, और उसके साथ साथ आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगी, जैसे अभी पढ़िए, लेकिन जनवरी में क्या होगा, जनवरी में मैं आपको क्या करूँगी, अनसॉल्व जो होते हैं उसका क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, पर डे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का आपको करवाऊंगी। आपको अपना आंसर करना है, ठीक है। और मैं बताऊंगी जगह कहाँ पर आपको, चाहे टेलीग्राम चैनल होगा चाहे जो भी होगा, उसके थ्रू आप लोग को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी। आप लोग बिल्कुल अवेयर रहिएगा पहले से ही, जिसमें क्या होगा कि हम क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन की जो है PDF शेयर करूँगी, उसके साथ साथ मैं आंसर भी शेयर करूँगी, लेकिन आपको भी उस क्वेश्चन का आंसर करना होगा, करके आपको भी टेलीग्राम पे शेयर करना होगा। उसके साथ साथ हम भी अपना शेयर करेंगे, आप दोनों को मैच करिएगा कि आप अपनी जो है आप अपना दोनों मैच करेंगे, पता चलेगा। और जितने भी बच्चे अच्छी कोशिश करेंगे, मेरा उनसे वादा है, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करूँगी। तो आप सभी को अच्छे से अपनी कोशिश करनी है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रभाव
वाष्पोत्सर्जन का जो होता है उसको प्रभावित करने के कारक कौन कौन से हैं। अब हम लिखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने के कारक कौन कौन से हैं। पहले अपने माइंड में बैठा लो ये चीज़ कि कोई अगर इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है तो उस पर क्या इफेक्ट कर सकता है। एक तो ताप करेगा, मतलब सूर्य की रोशनी अधिक है तो करेगा, कम है तो करेगा, दो चीज़ है ना, दो चीज़ अपने माइंड में ये लेके चलो, ठीक है। अब देखो वाष्पोत्सर्जन जो होता है इसको प्रभावित करने के कारक निम्नलिखित हैं। पहला नंबर, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तो अब आर्द्रता का मतलब क्या है। आर्द्रता का मतलब जैसे विंटर सीजन आ गया, ठंडी का मौसम आ गया, आर्द्रता का मतलब होता है नमी। तो अगर वायुमंडल में नमी है तो क्या होगा बच्चों, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर ताप अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। समझ रहे हो। अगर कोई चीज़ जैसे मतलब टेम्परेचर घट रहा है, नमी आ रही है तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। तो ऑटोमेटिक आपको समझ जाना चाहिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ेगा। तो आपसे यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है किसमें, बहुविकल्पीय प्रश्न में, कि क्या वाष्पोत्सर्जन ताप बढ़ने से बढ़ सकता है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि वाष्पोत्सर्जन क्या आर्द्रता के समय बढ़ता है, तो आप कहेंगे नहीं, आर्द्रता के समय घट जाता है, ताप अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। इसी के साथ साथ जब हवा तेज चलती है तो भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है। अब आपसे मैं क्वेश्चन ये करूं कि क्या वाष्पोत्सर्जन रात में होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, नहीं, वाष्पोत्सर्जन रात में नहीं होता। अभी आपने देखा कि जब क्या हो रहा है, नमी हो रही तो वाष्पोत्सर्जन अपने आप डाउन हो रहा है, लेकिन जब ताप बढ़ रहा है तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ रहा है। तो सेम यही कंडीशन रात में भी फॉलो होगी। तो आप इसको रिलेट करो, यही सेम रिलेशन आपको बनाना है। क्या होगा, दिन में प्रकाश होगा, दिन में ही तो वाष्पोत्सर्जन होगा ना। रात में आपने कभी देखा, जैसे मान लो पानी रख दो तालाब में, एक मतलब बड़ा सा तालाब है, ध्यान से देखोगे तो दिन में क्या होगा, उसका जो पानी वो भाप बन के ऊपर उठेगा। तो क्या यही रात में होता है, नहीं होता। टेम्परेचर की वजह से ही वाष्पोत्सर्जन होता है। तो अगर दिन में टेम्परेचर है, प्रकाश की रोशनी है, तो वाष्पोत्सर्जन होगा। रात में है, रात में नहीं होता तो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। चलो अब यहाँ पे नंबर 1, 2, 3 लिख लीजिए। वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम होता है। वायुमंडल में ताप बढ़ने पर, तेज हवा चलने पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ठीक है बच्चों। तीसरा लिखेंगे, पत्तियों पर स्टोमेटा की स्थिति वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं आपको शॉर्ट वीडियो में इसका रीज़न बताऊंगी। आप यहाँ पे लिखिए, लेकिन इसका कारण क्या होता है शॉर्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी उसके लिए। ठीक है, चलो अब यहीं पर एक चौथा पॉइंट लिख लो कि जो दिन में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, लेकिन यही चीज़ रात में नहीं होता। तो आप पॉइंट बना के लिखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन में होती है, लेकिन यही क्रिया रात में नहीं होती है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये वीडियो, ये चैप्टर आज हम यहीं पर इसका समापन हो गया, स्वाहा हो गया, ख़त्म हो गया। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा अगला चैप्टर होगा याद करके बताइए। अभी मैंने क्या बताया, पौधों और जंतुओं में समन्वय और नियंत्रण। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को आपकी जिम्मेदारी है शेयर करना सभी बच्चों के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।